Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your biology teacher Mrs. Saida Bano. Our today's topic is grazing. Grazing is the mode of feeding in which animals feed on grasses, and animals like rabbit, goat, sheep, cow, buffalo and horses, they feed on grasses and are called grazers. These animals live in pasture land and feed on grasses, herbs and shrubs. ठीक है कि ये वो वाला फीडिंग प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डायरेक्ट प्लांट से फूड लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मवेशी है ना, तो इनको हम चारा खिलाते हैं, लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल इकोसिस्टम में बहुत सारे हर्बीवोर्स हैं जो कि ग्रासिस को खाते हैं या फिर दरख्तों के पत्ते खाते हैं, जैसे डियर हो गया, गोट, बैफलो, हॉर्स, ज़ीब्रा, जिराफ, कैमल, ये सारे एनिमल्स जो हैं दे आर ग्रेजर्स के वो प्लांट्स से अपनी फूड लेते हैं, प्लांट्स के जो लीफ हैं वो खाते हैं या ग्रासेस खाते हैं। और ऐसी जगह जहाँ पे ये फीड करते हैं, जहाँ से ये अपनी फूड लेते हैं, उसको चरागाह कहते हैं। पास्चर लैंड जो है, उर्दू में हम पास्चर लैंड चरागाह को कहते हैं। तो जो फॉरेस्ट होते हैं उनके साइड्स पे ग्रासेस होते हैं, पास्चर लैंड्स होती हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे हर्बीवोर्स ज़्यादा होते हैं, वो अपनी फूड वहाँ से लेते हैं। वहाँ पे सिर्फ ग्रासेस को नहीं खाते, वहाँ पे हर्ब्स और श्रब्स को भी खाते हैं। इसके अलावा भी हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि किसी भी इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट में या पास्चर लैंड में जो ग्रास हॉपर्स हैं वो भी इन हर्बीवोर्स के साथ compete करते हैं। वो भी अपनी फूड जो है वो ग्रासेस से और प्लांट लीफ से लेते हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रेजिंग, कि ग्रेजिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है इकोसिस्टम पे। फर्स्ट इज़ ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का ये मतलब है कि किसी भी इकोसिस्टम की जितनी कैरिंग कैपेसिटी है, जितने वो एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कर सकता है, या एक पास्चर लैंड की जितनी कैरिंग कैपेसिटी है, या ग्रास लैंड की जितनी कैरिंग कैपेसिटी है, कि वो इतने मैक्सिमम जो हैं हर्बीवोर्स या ग्रेजर उन्हें फूड प्रोवाइड कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा वहाँ पे एनिमल्स होंगे या हर्बीवोर्स होंगे या ग्रेजर्स होंगे, तो क्या होगा कि वो सारे ग्रासेस को खा जाएंगे और फिर सॉइल जो है उस पे कोई प्लांट लाइफ या ग्रासेस अवेलेबल नहीं होंगे और इकोसिस्टम जो है वो सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, व्हेन देयर इज़ नो वेजिटेशन इन सॉइल, द सॉइल टर्न्स इनटू डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट में कैसे कन्वर्ट होती है सॉइल, कि जिस वक्त ये एनिमल जो हैं वहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं, तो साथ साथ जब वो चलते हैं तो सॉइल के ऊपर सेकंड जो इनका इफेक्ट होता है वो होता है ट्रैम्पलिंग ऑफ सॉइल, कि इनके जो हूफ्स होते हैं, इनके जो पाँव होते हैं, उससे सॉइल प्रेस होती रहती है। प्रेस होने की वजह से क्या होता है कि सॉइल के अंदर एयर पेनिट्रेट नहीं करती, प्लांट्स या ग्रासेस की रूट्स को अवेलेबल नहीं होती, और फिर सॉइल के अंदर वाटर भी पेनिट्रेट नहीं करता। ये जो फार्मर्स जो हैं प्लोइंग करते हैं, हल चलाते हैं अपने खेतों में, तो किस वजह से चलाते हैं कि इनकी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो, ताकि जो सॉइल की अपर लेयर्स हैं वहाँ पे वाटर भी पेनिट्रेट करे और उसके अलावा एयर भी पेनिट्रेट करे, जिससे प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स ऑक्सीजन लेती हैं क्रॉप्स की। तो अब जब मुसलसल एक जगह पे बहुत सारे एनिमल्स चल रहे हैं, सॉइल जो है वो हार्ड हो जाएगी उनके फुट्स की वजह से, वहाँ उनकी चलने की वजह से वहाँ पे, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रैम्पलिंग। ठीक है, अब ये जो ट्रैम्पलिंग हो जाती है सॉइल की, वो हार्ड हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है उसकी, उसमें एयर नहीं पेनिट्रेट करती और सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है। जब इनफर्टाइल होती है, जब रेनफॉल होती है, तो वो जो वाटर सॉइल एब्जॉर्ब करने की बजाय फ़ौरन ही वो फ्लो ऑफ कर जाता है सॉइल की सरफेस से, वो अंदर नहीं जाता। जब प्लांट्स की रूट्स को या ग्रासेस की रूट्स को वाटर और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक पास्चर लैंड था वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और बैरन एरिया बन जाएगा। थर्ड इज़ द मॉडरेट ग्रेजिंग, कि अगर जो ग्रेजर्स हैं वो एक
मॉडरेट ग्रेजिंग करें, यानी वहाँ पे इतने ग्रेजर्स हैं कि वो ओवर ग्रेजिंग नहीं कर रहे, जितने ग्रासेस को खा रहे हैं वो कुछ को खा रहे हैं, जो खा रहे हैं उससे नए फिर पत्ते निकल आते हैं। ग्रासेस में ये एबिलिटी होती है कि अगर उनकी रूट सॉइल के अंदर रह जाएं तो फिर से दोबारा वो रीग्रो कर जाते हैं। लेकिन ओवर ग्रेजिंग की वजह से तो वो सारे सॉइल की सरफेस तक खा जाते हैं, उन्हें फूड अवेलेबल नहीं होती, तो फिर वो रीग्रो नहीं करते और फिर ट्रैम्पलिंग की वजह से सॉइल भी इनफर्टाइल हो जाती है। लेकिन अगर मॉडरेट ग्रेजिंग हो, जितनी कैरिंग कैपेसिटी है किसी इकोसिस्टम की, तकरीबन उतने ही एनिमल्स या उससे कम एनिमल्स जो हैं वहाँ पे ग्रेजिंग करें, तो फिर क्या होगा, वो इकोसिस्टम फ्लरिश करेगा और वहाँ पे जितने भी ग्रेजर्स हैं उन्हें कंटिन्यूसली फूड अवेलेबल होगी इन द फॉर्म ऑफ ग्रासेस एंड हर्ब्स एंड श्रब्स। दिस इज़ द फूड चेन ऑफ ग्रेजर। ठीक है, अब इसमें देखें कि ये सन है, सन प्रोड्यूसर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है और एयर, वाटर और सॉइल, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स और ये प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स। इसको पे ग्रेजर्स जो है वो कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पे डियर दिखाया हुआ है। फिर इसके बाद कंज्यूमर्स जो हैं ये प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स ने लिया जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स को फीड करते हैं ओमनीवोर्स या फिर कार्निवोर्स, और फिर कार्निवोर्स जो हैं इनको ईट करते हैं डेट्रिटिवोर्स। डेट्रिटस होता है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये अनडाइजेस्टेड फूड मैटर होता है, ठीक है, जिसे फुजला भी कहते हैं। और फिर ये कन्वर्ट कर, या फिर जब ये डेड हो जाते हैं एनिमल्स तो फिर इनको जो है डिकम्पोजर्स वो डिकम्पोज करते हैं, और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर इनकी बॉडी से बाई पास होता है अनडाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में, उनको डेट्रिटिवोर्स जो हैं वो भी खाते भी हैं और उसको फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दोबारा से सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक फूड चेन चलती रहती है किसी भी इकोसिस्टम में। तो हर्बीवोर्स जो हैं उनका क्या रोल है किसी भी फूड चेन में, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। What are biogeochemical cycles? This is the cyclic movement of nutrients from living to non-living portions of ecosystem। कि हमारी अर्थ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वो कहाँ से आते हैं, सॉइल से। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान मिट्टी से बना है या जितने भी जानवर हैं मिट्टी से बने हैं। तो मिट्टी से कैसे बने हैं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, दे कम फ्रॉम सॉइल। अब किस तरह से इनका साइकिल क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं एलिमेंट्स, जब उनकी डेथ होती है या डिकम्पोजिशन होती है तो फिर से सॉइल में चले जाते हैं। सॉइल जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स का रिजर्वायर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक एयर है रिजर्वायर। तो फिर वहाँ से दोबारा से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आते हैं और इस तरह से एक साइक्लिक वे में मूवमेंट होती रहती है एलिमेंट्स की बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। तो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था बायो एलिमेंट्स और बायोजेनिक एलिमेंट्स। दीज आर द केमिकल एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर लाइफ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोज एलिमेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था, दे आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। सारे के सारे जितने भी हमारी अर्थ पे एलिमेंट्स हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते। देर आर स्पेशल and specific elements which are present inside the body of living organism which have specific characters due to which they are suitable for living organisms, and these are called elements or biogenic elements. So there are two types of bio elements which we take in the form of nutrients, in the form of macronutrients and micronutrients. तो micro small, macro large। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं दे आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द लार्जर अमाउंट। एंड एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज वाटर। वाटर इज कंपाउंड नॉट एलिमेंट बट इट इज़ मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट।
Next is the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur and calcium. All these elements, they are present inside the organic compounds in the body of living organisms and they are required by living organisms in larger quantities. ठीक है कि हमारी फूड में इन्हें लार्जर क्वांटिटीज़ में हमें चाहिए, ज़्यादा मकदार में चाहिए तो हम इसे फूड की फॉर्म में लेते हैं। नेक्स्ट आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. These nutrient elements are required by elements in small quantities or in trace amount. ठीक है, ट्रेस अमाउंट क्या होती है जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, इतनी स्मॉलर क्वांटिटीज़ में होती हैं. तो फर्स्ट ईयर में बायो एलिमेंट्स में आप लोगों ने पढ़ा था ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स. तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत स्मॉलर क्वांटिटीज़ में चाहिए, तो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. और कुछ तो इतने कम चाहिए कि उनकी अमाउंट हम लिविंग सेल के अंदर जब हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे ड्राई वेट की तो वो हम मेजर भी नहीं कर सकते. दीज आर कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट्स. तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द जिंक, मोलिब्डेनियम, आयरन एंड आयोडीन. And all these elements, they take living organism from their environment. Next is the nitrogen cycle. Nitrogen is an important constituent of organic compounds and our atmosphere is the reservoir of nitrogen. ठीक है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है. मोर देन 70% जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें नाइट्रोजन है. और नाइट्रोजन जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स एटमॉस्फेयर से नहीं लेते बल्कि क्या चीज़ लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एटमॉस्फेयर में रिलीज़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन, जो कि वाटर से आती है. लेकिन नाइट्रोजन कहाँ पे चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? अपनी बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जितने भी प्रोटीन्स हैं बॉडी में वो किससे बने हैं? अमीनो एसिड से. और अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है वो किससे आता है? नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मिलती है तो वो बनता है. तो जितने भी प्रोटीन्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो स्ट्रक्चरल हैं या फंक्शनल हैं. पढ़ा था ना प्रोटीन के करैक्टर्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में. प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. ठीक है, फिर हार्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं. इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं वो ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड जो है हीमोग्लोबिन, इट इज़ आल्सो प्रोटीन. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शनल जो कंपाउंड्स हैं वो प्रोटीन्स हैं और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रोटीन से बनती हैं. फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स. तो अब ये जो प्रोटीन्स हैं इतने एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए. इनका इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट क्या है? नाइट्रोजन है. अब नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. तो प्लांट्स जो हैं नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है जो कि प्लांट्स ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते. ठीक है, तो पहले जो है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो है वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती. प्लांट्स सिर्फ उसी नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की फॉर्म में. ठीक है, तो अब नाइट्रोजन साइकिल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द प्रोसेस बाय विच लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, कि सारी की सारी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन नहीं, उतनी ही कुछ उसमें से क्वांटिटी जो नाइट्रोजन की है वो सर्कुलेट करती है लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आती है. फिर उसके बाद जब लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन होती है तो फिर से वो सॉइल में चली जाती है और फिर दोबारा से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आती है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल. मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड इन साइक्लिक वे इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल. अब किस किस प्रोसेस के थ्रू ये अवेलेबल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को सॉइल में? ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो अवेलेबल नहीं है, प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते. तो अब क्या होता है? सॉइल में कहाँ से आती है? द ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्रोजन फर्स्ट प्रोसेस इज अमोनिफिकेशन. ठीक है, अमोनिया से निकला है अमोनिफिकेशन. तो breakdown of nitrogenous compounds like proteins, amino acids and nitrogenous bases into ammonia with the help of microorganisms like fungi and bacteria is called ammonification. कि अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी जब डेथ होती है, डिकम्पोजिशन होती है, तो उनकी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं,
तो इनको सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होती है वो कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, ठीक है। तो ये वाला अमोनिया जो है दोबारा से प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं और फिर प्लांट्स जो हैं उसको दोबारा से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाने में यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज़ द नाइट्रिफिकेशन। स्टूडेंट्स इसमें एम जो है ये एन मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक, आप लोग ठीक कर लें। नेक्स्ट इज़ द नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो सेवरल बैक्टीरिया इन सॉइल ऑक्सीडाइज अमोनिया और अमोनिया माइंस इनटू नाइट्रेट्स। दिस ऑक्सीडेशन इज़ नोन एज नाइट्रिफिकेशन। दोनों जगह पे मिस्टेक हुई है स्पेलिंग की, आप लोग सही कर लें इसे। तो अब क्या होता है कि सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अमोनिया और अमोनिया माइन इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं, इनके साथ ऑक्सीजन को मिला के, तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्रेट्स में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और ये नाइट्रेट्स फिर प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रेट्स बाय प्लांट्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब सॉइल में ये जो कंपाउंड्स बन गए, अमोनिया बन गया या फिर नाइट्रेट्स बन गए, इसके बाद प्लांट्स जो हैं इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं और इन्हें फिर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाने में यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। दिस इज नाइट्रोजन साइकिल। अब हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से आती है, एटमॉस्फेयर उसका रिजर्वायर है, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाइट्रोजन के, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी डिकम्पोजिशन के बाद जब वो डिके होते हैं तो उसके बाद सॉइल में आते हैं। तो हमारा एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है और हाइड्रोस्फेयर है। ये सिंपल सी डायग्राम वैसे दिखाई हुई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो किस तरह से सर्कुलेट करते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नाइट्रोजन साइकिल की डायग्राम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली नाइट्रोजन साइकिल की डायग्राम, इसमें देखें कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन का प्रोसेस कैसे होता है। फिक्सेशन इज कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स विच आर अवेलेबल टू द प्लांट्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे पहले कैसे होती है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं एटमॉस्फेयर में। ये पहले डायग्राम देखें, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ये नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट्स में और अमोनिया में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये फर्स्ट अमोनिया में कन्वर्ट किया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और फिर NO2 NO3 बना हुआ है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि इस अमोनिया को सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन को मिला के इसमें NO2 या NO3 में कन्वर्ट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और फिर ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं ये अवेलेबल होते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और फिर इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा सॉइल में कहाँ से आते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, ये देखें ग्रेजर्स खड़े हुए हैं, हर्बीवोर्स। जब इनके फीसिस पास होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में, तो उसको ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ब्रेक करते हैं और उससे नाइट्रेट्स और अमोनिया या अमोनिया माइंस आते हैं सॉइल में। इसके अलावा जिस वक्त लाइटनिंग होती है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है। तो ये सारे सोर्सेज हैं सॉइल में नाइट्रोजन के, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रोसेस के थ्रू होगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करेंगे, या फिर इसके अलावा लाइटनिंग के थ्रू होगी, या इसके अलावा नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसकी डिकम्पोजिशन से सॉइल में आएगी और फिर दोबारा से प्लांट्स में चली जाएगी। और कुछ जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो दोबारा से उसकी डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं और वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन, कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू फ्री नाइट्रोजन, दिस इज़ कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। के जो फिक्स हुई हुई सॉइल के कंपाउंड्स में नाइट्रोजन वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो दोबारा से ये एटमॉस्फेयर में भी कुछ
नाइट्रोजन चली जाती है, कुछ जो है वो सॉइल से दोबारा से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से दोबारा से सॉइल में सर्कुलेट करती रहती है। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड इट्स रेमेडीज़, कि सॉइल के अंदर ऐड तो होती है नाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन के प्रोसेस से नाइट्रोजन, लेकिन सॉइल के अंदर से दोबारा से एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन जो है वो जाती रहती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की शॉर्टेज हो जाती है। डिप्लीशन मीन्स शॉर्टेज इन द सॉइल, शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डिप्लीशन, और नाइट्रोजन डिप्लीशन मीन्स शॉर्टेज ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल और नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन सॉइल। अब इसकी डिप्लीशन के क्या रीजंस हैं? फर्स्ट है सॉइल ओरिजिन, सेकंड है फायर, थर्ड है वाटर पर्कुलेशन। कि क्या होता है, जिस वक्त सॉइल जो है वो उसकी ओरिजिन होती है, तो सॉइल जो है किसी वजह से सॉइल की ब्रेक डाउन होती है। सॉइल ओरिजिन मीन्स तोड़ फोड़, कटाव का शिकार होना। तो सॉइल से क्या है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो हैं उससे नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में जाती है। फिर फायर की वजह से बर्निंग होती है, जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक उनकी ऑक्सीडेशन होगी, तो साथ ही क्या होगा कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन होगी और फिर वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और वाटर के साथ, जिस वक्त वाटर जो है रेनफॉल करती है, तो वाटर अगर एसिडिक रेन है तो क्या होगा, उस एसिडिक वाटर के साथ नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है वो सॉइल की डीपर लेयर्स में चले जाएंगे और प्लांट्स की रूट्स को अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसके अलावा क्या होता है, एक्टिविटीज़ ऑफ सॉइल बैक्टीरिया बाय प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, के कुछ सॉइल इनहिबिटिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से वाटर के साथ फायर की वजह से या सॉइल ओरिजिन की वजह से नाइट्रोजन जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कंपाउंड्स की फॉर्म में, अमोनिया और नाइट्रेट्स की फॉर्म में थी, वो दोबारा से कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब डीनाइट्रिफिकेशन की ये डेफिनेशन भी दी हुई है। डीनाइट्रिफिकेशन इज़ bacteria break down nitrates in the absence of oxygen in poorly aerated soils and release nitrogen back in the atmosphere and use this oxygen for their respiration। कि अब क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना कि पास्चर लैंड जो हैं उसमें अगर ओवर ग्रेजिंग होगी तो क्या होगा, सॉइल की ट्रैम्पलिंग हो जाएगी, उसकी वजह से सॉइल के अंदर जो है एयर पेनिट्रेट नहीं करेगी और वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी। उसके साथ साथ वहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे सॉइल के अंदर, उन्हें भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी अगर सॉइल के अंदर एयर नहीं है। तो ऐसी सॉइल्स में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, कि वो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं, और जो उसकी नाइट्रेट्स की जो नाइट्रोजन है वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाती है और इस तरह से सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की भी डेफिशिएंसी हो जाती है और वहाँ पे प्लांट्स भी नहीं ग्रो कर सकते ऐसी सॉइल में। नेक्स्ट है रेमेडीज़ ऑफ नाइट्रोजन डिप्लीशन, कि हम नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। फार्मर्स ने अगर कहीं पे क्रॉप्स ग्रो करवानी है और सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है या नेचुरल इकोसिस्टम में डेफिशिएंसी है, तो वो दोबारा से जो डिप्लीट हो गई है नाइट्रोजन उस या ख़त्म हो गई है या कम हो गए नाइट्रोजन के कंपाउंड्स और प्लांट्स की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो नेचुरली क्या होता है, एक्टिविटीज़ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, के नेचर में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, ये बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के जो कि सॉइल के अंदर होते हैं और नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, दीज बैक्टीरिया इनकॉर्पोरेट गैशियस नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कि अब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं ये गैशियस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं और फिर उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, अमोनिया और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर प्लांट्स जो हैं वहाँ से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेज द सॉइल नाइट्रोजन रिसोर्सेज। क्या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स फार्मर्स यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों ने ऐड सुनी होगी यूरिया खाद, ठीक है। तो ये फर्टिलाइज़र
जो है, एक तो फर्टिलाइज़र होती, मैन्योर होती है ना, नेचुरल फर्टिलाइज़र, कि किसान जो है वो जहाँ पे कूड़ा करकट होता है या एनिमल वेस्ट होता है या लीव्स होते हैं, वो सारे रख देते हैं एक जगह पे, और फिर जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो उसको सॉइल में ऐड करते हैं, वो मैन्योर है, उसको कुदरती खाद कहते हैं। अब जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हैं जिसमें यूरिया, अमोनियम फास्फेट, इस तरह की खादें होती हैं, तो जब बार बार फसलें किसान उगाते हैं तो क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उनकी डिप्लीशन हो जाती है, तो फिर उसको ओवरकम करने के लिए प्लांट्स की ग्रोथ पे इफेक्ट होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं फार्मर्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ करते हैं। दीज फर्टिलाइज़र कंटेन डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अब इसकी वजह से भी सॉइल में अगर किसी वजह से डेफिशिएंसी है, क्रॉप्स प्रॉपर ग्रो नहीं कर रही नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की डेफिशिएंसी की वजह से, तो फिर फर्टिलाइज़र्स ऐड करके इसकी डेफिशिएंसी को ओवरकम किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।